नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप मलिक है। मैं इसी जिले का रहने वाला हूँ, जिला मुजफ्फरनगर का। ग्रेटर नोएडा के अंदर मैं ITS इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। लास्ट टाइम अब से लगभग 6 साल पहले मेरठ सहारनपुर मंडल में MLC शिक्षक वर्ग में मैं चुनाव भी लड़ चुका। शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों की आवाज मैं पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर बुलंद कर रहा। शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, शिक्षा क्षेत्र में जो भी समस्या है, वो प्रबंधकों की समस्या हो, वो शिक्षकों की समस्या हो, उन समस्याओं का निदान हो और आने वाले समय में ये देश विकसित बने जैसा हम सभी का सपना है। तो हमारा भी ये सपना है। इसी को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया आज मुजफ्फरनगर की क्रांतिकारी धरा पे। और जो इसका मुद्दा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मुद्दा है जिसके लिए हम सभी यहाँ मीडिया कर्मी इकट्ठा हुए, वो मुद्दा है कि यूपी के अंदर MLC बनते हैं, विधान परिषद के अंदर 8 MLC बनते हैं। जो शिक्षक MLC होते हैं, शिक्षकों की देखिए श्रीमान जी, जहां तक खान सर का क्वेश्चन है, भाई खान सर इस देश के अंदर नो डाउट उन्होंने जिस तरीके का शिक्षा क्षेत्र को लेकर काम करा और खास तौर से जिस तरीके से गरीब तबके के लिए खान सर ने काम करा, तो वे अपने आप में बहुत ही मैं बोलूंगा जबरदस्त तरीके का काम उनका। लेकिन कहीं ना कहीं इसका भी राजनीतिकरण किया जा रहा। सब खान सर के नाम से जो है जानते थे, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके की राजनीति उनके ऊपर हो रही, मेरे ख्याल से ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है और शायद ये शिक्षा क्षेत्र के लिए शुभ संकेत नहीं। हमें शिक्षक को केवल और केवल शिक्षक रखना चाहिए। शिक्षक की ना कोई जाति होती, ना कोई धर्म होता। शिक्षक का तो सबसे बड़ा धर्म जो है शैक्षणिक कार्य है। तो कहीं ना कहीं इसका राजनीतिकरण मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। जो पेपर लीक का मामला है, इसमें जिम्मेदार आप किसको मानते हैं, स्टूडेंट को मानते हैं या बहुत बड़ा मुद्दा पेपर लीक का मुद्दा अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा और हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर एक जबरदस्त कलंक। आप ये देखिए श्रीमान जी, बहुत ही गंभीर बात मैं आपके थ्रू जनता के बीच में लेकर जाना चाह रहा। आप देश की शिक्षा व्यवस्था को देखिए। आज देश की शिक्षा व्यवस्था हमने ऐसी बना दी कि अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई बच्चा अपनी माँ के पेट से पैदा हो रहा तो उसका फ्यूचर डिसाइड हो जाएगा। अगर गरीब का बच्चा है तो वो सरकारी विद्यालय में जाएगा, अगर अमीर का बच्चा है तो वो प्राइवेट विद्यालय में जाएगा। अगर वो सरकारी विद्यालय में जाएगा तो वहां पे दलिया खाएगा, खिचड़ी खाएगा, और अगर अमीर का बच्चा है वो हॉर्लिक्स का दूध पिएगा, AC क्लासरूम में बैठेगा। और जब दोनों बच्चे एक कंपटीशन के लिए आएंगे तो देश की सरकार, बिल्कुल खुलकर गंभीरता के साथ मैं बोल रहा, देश की सरकार इस देश में पेपर लीक कर रही। पेपर लीक और पेपर लीक भी ऐसे हो रहे, ये पेपर भी 40-40 लाख 30-30 लाख रुपए में ये पेपर बिक रहे। यानी कि अमीर के बच्चे, जरा ध्यान देने वाली बात है, मैं फिर अपने शब्द को रिपीट कर रहा, अमीर के बच्चे इस देश में फर्जी डॉक्टर बन रहे, फर्जी इंजीनियर बन रहे, इनफैक्ट फर्जी ब्यूरोक्रेट्स तक बन रहे। तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा बने। देश की आम जनता इस बात को अच्छे से समझे कि भाई अगर देश का विकास करना तो फिर तो शिक्षा व्यवस्था की बात करनी पड़ेगी। मैं तो इस मंच से आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी ये निवेदन कर रहा, भाई विकसित भारत तो शिक्षा व्यवस्था के ऊपर जब आप काम करेंगे, शिक्षकों को, प्रबंधकों को आप सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से आप सशक्त बनाएंगे और खास तौर से शिक्षा का बजट भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। आप तो एक ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग देशों में भ्रमण करा। आपको इस बात का पता है कि आज पूरे विश्व के अंदर जो भी विकसित कंट्री है वो अपनी एजुकेशन के ऊपर GDP का 8% या उससे ऊपर खर्च कर रहे। और आपने भी ये प्रॉमिस किया था, जब आप विपक्ष में थे तो आप प्रॉमिस करते थे कि जैसे ही सरकार बनेगी आप शिक्षा का बजट बढ़ाएंगे। लेकिन आप शिक्षा के बजट बढ़ाने की बात नहीं करते, शिक्षा में आप बजट नहीं बढ़ाते, R&D का आप बजट नहीं बढ़ाते। अरे देश तो शिक्षा व्यवस्था से चलेगा। जब शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी, देश में टेक्नोलॉजी का जो है विकास होगा। आज आप देखो अपने पड़ोसी देश, आप चाइना की बात करो, चाइना ने किस तरीके से अपनी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर काम करा, किस तरीके की शिक्षा व्यवस्था पूरे चाइना के अंदर, एक बोर्ड, एक सिलेबस, सम शिक्षा व्यवस्था चाइना के अंदर है। तो वो आप इंप्लीमेंटेशन यहाँ क्यों नहीं कर सकते? जब आप एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करते हैं तो आप पूरे देश के अंदर एक जैसी शिक्षा व्यवस्था आप क्यों नहीं लागू कर सकते? आप एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं बना सकते जहां अमीर का बच्चा, गरीब का बच्चा, मंत्री का बच्चा, संतरी का बच्चा सारे एक जगह पढ़े, एक सिलेबस पढ़े, एक बोर्ड के अंदर पढ़े, एक तरीके से
वे फिर परीक्षा के अंदर आए और ये पेपर लीक जैसी घटनाएं इस देश में ना हो जो पूरे विश्व के अंदर हमको कलंकित कर रही। अभी भी नीट का भी एग्जाम हुआ, आपको जानकर हैरियत होगी कि ये एग्जाम कराने का काम ये शिक्षा मंत्रालय का है, लेकिन इस एग्जाम को कराने में रक्षा मंत्रालय की मदद ली गई, इसी एग्जाम को कराने में गृह मंत्रालय की मदद ली गई। पूरे विश्व के अंदर आज हिंदुस्तान की थूथू हो रही, अपने आप में बहुत ही गंभीर, बहुत ही सोचनीय। जैसे कि नीट का भी एग्जाम रहे हैं तो इसमें स्टूडेंट के जो केंद्र है बहुत दूर मतलब क्षेत्र से बहुत दूर जो है लगाए गए हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे जिसमें स्टूडेंट वहाँ पहुँचने में मतलब बहुत परेशानी? नहीं, देखिए ये भी एक मुद्दा है कि भाई सेंटर जितना नजदीक होगा शायद बच्चों के लिए उतनी सुविधा रहेगी, लेकिन कई बार व्यवस्था होती है, प्रशासन की व्यवस्था होती है। मेरे ख्याल से कोई जानबूझ के तो परेशान करने वाली बात है नहीं कि भाई आप जो है दूर दूर सेंटर लगाओ। लेकिन हाँ, पेपर लीक का मुद्दा अपने आप में इतना बड़ा मुद्दा, आप एक एग्जाम तक कंडक्ट नहीं करा सकते। अगर आप एग्जाम कंडक्ट नहीं करा सकते, आपको तो 150 करोड़ की जनसंख्या वाले देश को संभालना है। आप तो विश्वगुरु जो है बनाने का सपना देख रहे, हम सभी को आप सपना दिखा रहे। आपने डेडलाइन भी फिक्स कर दी, 2047 तक इस देश को विश्वगुरु बनाना है। कैसे विश्वगुरु बनाएंगे? और ये भी सोचो, जब हम विश्वगुरु थे तो हम तो एजुकेशन के दम पे विश्वगुरु थे। हमारा तो दम का पूरे विश्व में शिक्षा व्यवस्था के उसमें बचता था। आप देखो, इस देश के अंदर नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर खुले। विदेशी बच्चे यहाँ पे जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, लेकिन अब हो क्या रहा, हमारे बच्चे जाके विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे। तो ये सारी बातें सोचनी पड़ेगी और इन सबका निष्कर्ष कहीं ना कहीं राजनीति के थ्रू निकलता है, क्योंकि देश की दशा और दिशा सारी की सारी नीति राजनीति तय करती है। तो आपके माध्यम से जितने भी मीडिया कर्मी है, मैं शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों से ये निवेदन भी कर रहा कि भाई आप राजनीति की बात करो, आप राजनीति करो। हो क्या रहा, शिक्षकों ने भी आजकल राजनीति करनी बंद कर दी, उन्होंने राजनीति की बातें करनी बंद कर दी। सरकार ने एक ऐसा माहौल बना दिया कि जो समाज का सबसे जागरूक इंसान है वो राजनीति की बात नहीं करता, वो राजनीति करना पसंद नहीं करता। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों को राजनीति की बात करनी पड़ेगी, राजनीति में आना पड़ेगा और फिर राजनीति में अपनी भागीदारी देकर कहीं ना कहीं देश की दशा और दिशा बदलने का काम शिक्षकों को करना पड़ेगा। शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले जो प्रबंधक साथी है उनको करना पड़ेगा। कोचिंग सेंटर आजकल बहुत दूसरे की तरह जो है बढ़ रहे हैं, उनमें कोई स्टूडेंट के यानी कि उनकी जो उनकी देखभाल है, यानी कि सुरक्षा के लिहाज से उनमें जो है अनियमितताएं बहुत हो रही है। देखिए श्रीमान जी, जहाँ तक कोचिंग सेंटर्स की बात है, ये कोचिंग सेंटर्स भी, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होगी, आप ये देखिए, आप फिर दूसरे कंट्री की बात करो, मैं फिर चाइना का एग्जाम्पल दे रहा, आपको वहां कोचिंग सेंटर मिलेंगे ही नहीं। भाई आप एक बात बताओ, अगर जो सिलेबस 10+2 का आ रहा, आप उसी सिलेबस को जो है नीट के एग्जाम में, इंजीनियरिंग के एग्जाम में, दूसरे एग्जाम में आप उन पर रखो, कोचिंग सेंटर्स की जरूरत क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं मिसमैचिंग हो रही। जो हम 10+2 में पढ़ रहे, आप जब नीट में जाएंगे, आप जब इंजीनियरिंग के जो है एग्जाम देंगे, तो उस तरीके का सिलेबस नहीं है और बच्चों को फिर कोचिंग का सहारा लेना पड़ रहा। और ये तो सारा का सारा धंधा चल रहा। एक बात बताओ, ये कोचिंग सेंटर भी बड़े बड़े नेताओं के, या अगर नेताओं के नहीं तो ये जो है इनमें जो है चंदे का धंधा कर रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा एक नेक्सिस है, इसमें नेता भी शामिल है, इसमें बड़े बड़े कोचिंग माफिया भी शामिल है। और अगर कोचिंग ना हो, देखिए अभी कल घटना हुई लखनऊ के अंदर, कितनी दर्दनाक घटना है, बच्चे अग्निकांड का शिकार हुए। उससे पहले आप देखो, दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर के अंदर जल भराव हो गया था, वहां पे बच्चे मरे थे। कोटा के अंदर जो एजुकेशन कोचिंग का कोटा हब माना जाता है, वहां पे देखो आए दिन बच्चे सुसाइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था पे काम करना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा, जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है, हमें शिक्षक राजनीति में ऐसे लोगों को लाना पड़ेगा जो शिक्षा क्षेत्र से संबंध रखते हो। आप देखिए, अगर आप गैर शिक्षक को शिक्षक राजनीति में लेकर आएंगे और फिर उनको शिक्षकों का प्रतिनिधि बना के उन्हें विधान परिषद में भेजेंगे, तो वो क्या शिक्षकों की बात करेंगे, क्या वो शिक्षा क्षेत्र की बात करेंगे? भाई उन्हें तो खुद ही शिक्षा व्यवस्था का ज्ञान नहीं। तो कहीं ना कहीं आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा। शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले जो भी साथी है, भले ही वो शिक्षक हो, प्रबंधक हो, उनको जागरूक होना पड़ेगा। और मैं तो कई बार देखता हूँ, आप एक बात देखो, मैं फिर अपने क्षेत्र पर आ रहा, मेरठ सहारनपुर मंडल पर आ रहा,
भाई इतने पढ़े लिखे शिक्षक, आपने एक गैर शिक्षक को अपना प्रतिनिधि बना दिया, और जब वो गैर शिक्षक प्रतिनिधि आपके बीच में आता है तो सारे के सारे शिक्षक उसका स्वागत करते हैं, माल्यार्पण करते हैं। आपको सब नहीं आती, आपको नहीं लगता कि आपने गलती की और आपको ठगने का काम किया, तो आप दोबारा से ना ठगे जाए। केवल और केवल हमारा यही उद्देश्य है, यही पर्पज है। और जो लोग भी इस मिशन में मेरा सहयोग कर रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनका भी मैं हृदय की गहराई से नमन कर रहा, वंदन कर रहा, उनका अभिनंदन कर रहा, उनके सामने मैं नतमस्तक।